दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल लिखिए। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। फर्स्ट जनवरी 24, और एंड अब तो आप खुद ही लिख लेते होंगे एंड कब है। हाँ, 31 अक्टूबर 24। 31 अक्टूबर 24। सस्पेंशन भी अपनी पसंद का डाल लें, अगस्त डाल लें, अगस्त। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट वर इनकर्ड एज फॉलोज। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट वर इनकर्ड एज फॉलोज। फर्स्ट जनवरी 24 को 5 मिलियन, 5 मिलियन। फर्स्ट जून 24 को 13 मिलियन। फर्स्ट सितंबर 24 को 7 मिलियन। खर्चे यही हैं बस। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट 10 साल। Construction was financed by following general loans which remained outstanding throughout the year. Following general loans which remained outstanding throughout the year. फॉलोइंग में बैंक लिख लें, लोन अमाउंट लिख लें और इंटरेस्ट रेट लिख लें। बैंक ए और बी कर लें, लोन अमाउंट कर लें 90 मिलियन और 140 मिलियन। इंटरेस्ट रेट 12% और 16%। और मैंने कहा है कि लोन्स थ्रू आउट द ईयर रहे, यानी पहले दिन से आखिरी दिन तक मौजूद थे। आपसे रिक्वायर्ड है extracts of income statement for the year ending 31 दिसंबर 24।
लेक्चर नहीं लिया? किस किसने लिया हुआ लेक्चर कल वाला? ठीक ठीक है, बाकी बैठे रहे मुंह उठा के, शाबाश। हाँ जी, कर रहे थे तो कर लिया होना चाहिए था। फारिग बैठे तो बेचारे, कब तक फारिग बैठेंगे, मैं कर देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट में अच्छा, अब लेक्चर ही नहीं लेके आए तो फिर मैं आपको सामने बता देता हूँ। मैंने अगले वीक में एक्स्ट्रा क्लासें करनी है, कि मैंने पिछली क्लास में बोला था। इस क्लास के बाद एक क्लास किया करूंगा, और ये अगले 2 हफ्ते में। मैंने आपको सेशन के शुरू में कहा था है कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगी। तो डेप्रिसिएशन के लिए तो बिल्डिंग की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं वर्किंग वन डिवाइडेड बाय 10 साल और 2 महीने। चलिए कॉस्ट निकालते हैं। जो कंस्ट्रक्शन पे खर्चा आया वो कितना? 25। और जनरल बोरिंग है तो इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट जो कैपिटलाइज की, डेट, कैश फ्लो, क्यूम्यूलेटिव कैश फ्लो, महीने, और इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट रेट, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। कब कब खर्चा किया? 1 जनवरी 24 5, फिर 1 जून 24 13, फिर 1 सितंबर 24 7, और 31 अक्टूबर को लग गया फुल स्टॉप। ये कितने महीने रहा? 5 महीने। ये 3 रहा है, लेकिन एक सस्पेंशन है तो 2, और ये 2। कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं।
इसमें वो महीनों वाला मसला नहीं है, तो डब्ल्यू लोन अमाउंट ही है 90,140 और इंटरेस्ट जो कि एक्स है 12%, 16%, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो कि इंटरेस्ट कॉस्ट है 10.8, 22.4, तो कैपिटलाइजेशन रेट हो गया 33.2 डिवाइडेड बाय 230, 14.43%। जी 5 बिलियन 14.43%, 5 बाई 12.30, 18 मिलियन 14.43%, 2 बाई 12.43, 25 मिलियन 14.43%, 2 बाई 12.60, 1.33, 26.33, 26.33, 0.44, जी बताएं इनकम स्टेटमेंट में और क्या आएगा, कितना, बस यही सुनना था, यही गलती है, कोई महीने नहीं डालने बीच में। 3 महीने किस पे लगाएंगे, 3 महीने हैं, किस पे लगाने 3 महीने, किस पे 3 महीने, अरे 3 महीने किसी अमाउंट पे लगाने हैं ना, किस पे लगाएं, हाँ ये जज्बाती हरकत है, बस यही, हाँ जी अमाउंट नहीं है, लेकिन उसको छोड़े, वो क्या कह रही है आप बताएं क्या करना है, किस अमाउंट पे लगाऊं, रेट लगाना है ना, तो किसी अमाउंट पे लगाऊं, कौन सा रेट लगाऊं, जज्बाती हरकत है, फिर और करें, हाँ किस पे, हाँ तो वो सारा यहां आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में इतने सारे लोग बैठे हैं यार, जाग भी रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या ले चले, अगर आपको कॉस्ट पे शक है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कह देता हूं मैं, हाँ ठीक है बताओ किस पे क्या लगाऊं,
हाँ, तो वो यहां लिख दूं सब, जो आंसर आएगा यहां लिख दूं। अरे इतने सारे लोग बैठे हैं। हाँ, कैपिटलाइजेशन रेट को 230 से मल्टीप्लाई कर दें तो 33.2 आ जाएगा। अब आगे हाँ ना, 230 को 14.43 से मल्टीप्लाई करें तो 32.2 आ जाएगा। फिर ठीक है, वो 10.8 और 22 आ गया। फिर हाँ ठीक है, शाबाश, ये करना है हमने। मैंने आपको स्पेसिफिक लोन में भी ना यही तरीका बताया था। जब स्पेसिफिक लोन था, स्पेसिफिक लोन, तो लोन स्पेसिफिक था और हमने उसी अमाउंट पे ही रेट लगा के कुछ महीने कैपिटलाइज किए, और जितने महीने कैपिटलाइज नहीं किए उनको एक्सपेंस बना दिया। यहां पर जनरल बोरिंग है, ये जो 14.43% है ये सिर्फ इस वर्किंग के लिए निकाला गया है, तभी इसका नाम कैपिटलाइजेशन रेट है कि ये रेट निकाला ही सिर्फ इसलिए गया है कि कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, ये निकाला ही इसलिए गया है। बैंक ए और बैंक बी, हम उनको कहेंगे कि नहीं 16% नहीं, हम तो तुम्हें इतना इंटरेस्ट देंगे। बैंक ए और बैंक बी का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है 14.43 से, ये सिर्फ और सिर्फ हमने कैपिटलाइज करने के लिए एक एवरेज रेट निकाला है, सिर्फ इस वर्किंग के लिए। इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा, असल में इंटरेस्ट पड़ेगा कितना। वैसे तो मैं 3.2 डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूं इसलिए मैं ये कर देता हूं। असल में फॉर द ईयर बैंक्स हमें इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अपने अपने लोन पे रेट लगाएंगे ना, और महीने क्यों नहीं लिखे बीच में, क्योंकि पूरा साल ही ये मौजूद रहे हैं। अब इसका जो आंसर निकलेगा वो इन लोन्स पे जो असल इंटरेस्ट कॉस्ट है वो निकल आएगी। तो हमने अगर कुछ कैपिटलाइज कर दिया तो इसी में से ही कुछ कैपिटलाइज किया ना। ये तो सही नहीं है कि हमने इंटरेस्ट टोटल देना इतना है तो ये सारा एक्सपेंस भी बना दें और ये कोई हवाई चीज कैपिटलाइज भी कर दें। इसमें से ही इतना कैपिटलाइज हो रहा है तो वो फिर हम इसमें से कर देंगे माइनस, और बाकी एक्सपेंस बनेगा। कितना बाकी? 38.7। मैंने आपको जब ये स्पेसिफिक लोन में ये चीज सिखाई थी ना, तब भी अगर आप पेजेस पलट के देखें, जब मैंने स्पेसिफिक लोन का शायद तीसरा चौथा सवाल कराया था जिसमें इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बताए थे। जी, वहां भी मैंने ऐसे ही किया था कि लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाया था और फिर माइनस कर दिया था जितना कैपिटलाइज किया था। तो इसलिए जो इंटरेस्ट फॉर द ईयर, चाहे वो स्पेसिफिक लोन है चाहे जनरल लोन है, जो इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऑफिशियली बनता है उसमें से माइनस कर दें कितना, जितना कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो बाकी फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा।
चाहे स्पेसिफिक है चाहे जनरल है। ये बात लिख लेते, काम की है, लिफ्ट ही नहीं कराई। चाहे स्पेसिफिक है चाहे जनरल है, जो इंटरेस्ट असल में फॉर द ईयर बनता है ऑफिशियली, उसमें से जो कैपिटलाइज्ड है वो माइनस कर दे तो बाकी इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। जो एक्चुअल लोन्स पे ऑफिशियली इंटरेस्ट फॉर द ईयर बनता है उसमें से कैपिटलाइज्ड माइनस कर दें तो बाकी इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा। जो एक्चुअल लोन्स पे ऑफिशियली इंटरेस्ट फॉर द ईयर बनता है, यानी जो बैंक हमसे लेंगे उसमें से कैपिटलाइज्ड वाला माइनस कर दें तो बाकी इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ठीक है, लिखा। अच्छा, अपना सवाल तो खैर कराता हूं, एक सवाल और कराऊंगा बस, फिर जनरल बोरिंग बहुत है, फिर मैं आपको ना बहुत सारे एग्जाम नोट्स लिखवा के तो मल्टीपल सोर्सेज वाले सवालों पे जाऊंगा, यानी उसमें जनरल बोरिंग भी होगी, अपना पैसा भी होगा। अपने पैसे से मुराद है जो नॉन बोरिंग होगी। अगर क्वेश्चन में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस दिया हो, एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस दिया हुआ है, पहली बात यह कि इट विल बी कंसिडर्ड एज जनरल बोरिंग। ये स्पेसिफिक हो ही नहीं सकता, ये जनरल ही होता है, ये जनरल ही होता है, स्पेसिफिक नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसके हवाले से ना आपको कुछ अमाउंट्स दी हो सकती हैं। क्वेश्चन में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट और रनिंग फाइनेंस, कोई भी नाम हो सकता है, ये आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या होता है? लायबिलिटी है, जितना हमने अकाउंट में पैसे रखे थे उससे ज्यादा निकाल लेते हैं, तो लायबिलिटी। रनिंग फाइनेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट एक ही बात है। इसके हवाले से ना क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन हो सकती हैं, जो कल स्प्रिंग 22 का सवाल किया था उसके अंदर गिवन थी। एक लिमिट गिवन थी और एक एवरेज बैलेंस गिवन था। तो मैंने कल रीजन नहीं बताई थी, अब बता रहा हूं। जो सवाल में इसकी वैल्यूज गिवन होंगी उनका करना क्या, ये बताने लगा हूं। एक आपको गिवन हो सकता है इसकी लिमिट, बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट,
यानी बैंक ने हमारे बिजनेस को कहा कि आपको हम 50 मिलियन की लिमिट दे रहे हैं, ये जस्ट एक इजाजत है। इसका मतलब है कि अगर कभी भी जरूरत हुई तो आप अपने बैंक बैलेंस से 50 मिलियन तक ओवरड्रॉ कर सकते हैं। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं होता इसका। दूसरी चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट और नॉर्मल लोन में एक बड़ा फर्क यह है कि अगर बैंक से लोन लिया ना, उसको टर्म लोन भी कहते हैं। बैंक ने 200 मिलियन का लोन दिया 20 साल के लिए। अब ये 200 मिलियन, सबसे बात कर रहा हूं सारे, बैंक ने 200 मिलियन का लोन दिया अगर, तो वो 200 मिलियन हमारे हवाले कर देगा। अच्छा, हवाले कर इतना कैश कहां पकड़ेंगे, वो हमारे नाम का एक अकाउंट खोलेगा और उसमें 200 मिलियन रख देगा। अब हम वो पैसा इस्तेमाल करें चाहे इस्तेमाल ना करें, इंटरेस्ट किस पे पड़ेगा? 200 मिलियन पे। ये टर्म लोन है कि बैंक ने लोन दिया और अब वो पैसा यूज हो या ना हो, हमें उस 200 पे इंटरेस्ट पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐसे नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट कब पड़ेगा? जितना पैसा यूज होगा। तो जरूरी तो नहीं है कि हर रोज हमारा बैंक बैलेंस उतना ही हो, रोज पैसे आ रहे होंगे, रोज पैसे जा रहे होंगे। तो हो सकता है कभी किसी दिन हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव हो, किसी दिन नेगेटिव हो, किसी दिन थोड़ा नेगेटिव हो, किसी दिन ज्यादा नेगेटिव हो। तो ये तो हर रोज चेंज हो रहा होगा। असल में बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है डेली बेसिस पे। असल में डेली बेसिस पे होता है। लेकिन स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है, ना एग्जामिनर के पास इतना टाइम है, तो इसका एग्जाम हल कुछ और है। आता हूं उस बात पे वापस। अगर एक 4 महीने का सेशन है और हर रोज स्टूडेंट्स की अटेंडेंस तो सेम नहीं होगी, डिफरेंट होंगे। अगर हर रोज स्टूडेंट को एक एक कॉपी देनी है कोई सवाल करवाने के लिए, और कॉलेज ये कैलकुलेट करना चाहिए कि पूरे सेशन में फोटोकॉपीज का कितना खर्चा होगा, तो असल खर्चा तो तभी पता चलेगा जब हर दिन के प्रेजेंट बच्चों को मल्टीप्लाई करें। इतना टाइम नहीं है, तो फिर कैसे कैलकुलेट कर लें? एवरेज अटेंडेंस। अगर एवरेज अटेंडेंस 100 स्टूडेंट्स है तो इसका मतलब क्या, इंटरप्रिटेशन क्या होगी? 100 स्टूडेंट्स एवरेज अटेंडेंस है थ्रू आउट द सेशन, कि पूरे सेशन में हर रोज 100 स्टूडेंट आते थे। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में किसी दिन कोई बैलेंस था, किसी दिन कोई बैलेंस था, किसी दिन कोई बैलेंस था। असल में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? डेली बेसिस पे। असल में डेली बेसिस पे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, तो एग्जामिनेशन हल ये निकाला गया है कि आपको ओवरड्राफ्ट का एवरेज बैलेंस दिया होगा। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बिजनेस, अच्छा ये जरूरी नहीं कि आपको ग्राफ बनाना है, मैं अभी सिर्फ आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। ये जीरो है, ये माइनस है, ये प्लस है। बैलेंस बैंक में किसी दिन इतना था, वो इतना हो गया, इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर यहां तक पहुंचा, फिर इतना रहा, फिर नीचे गिर गया। ये हर रोज का बैलेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है बैंक का। नीचे चला जाता है तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाता है, जीरो से ऊपर पैसे आ जाते हैं तो बैंक बैलेंस हो जाता है। असल में इंटरेस्ट हर दिन का अलग कैलकुलेट होगा। यानी इस दिन ओवरड्राफ्ट का बैलेंस 1 मिलियन था, अगले दिन 15 मिलियन था, अगले दिन 200 मिलियन था, अगले दिन 150 मिलियन था, अगले दिन 25 मिलियन था, फिर अगले दिन पॉजिटिव हो गया। तो हर दिन का अलग अलग कैलकुलेट होता है। लेकिन सवाल में इसकी आसानी के लिए ओवरड्राफ्ट का एक एवरेज बैलेंस बताया होगा। सवाल में लिखा होगा कि एवरेज बैलेंस, नींद आ रही है, एवरेज बैलेंस 40 मिलियन था थ्रू आउट द ईयर। इसका क्या मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर रोज बैलेंस 40 मिलियन ही था, पूरा साल 40 मिलियन ही हर रोज रहा। तो हर दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बजाय क्या करें, 40 मिलियन पे पूरे साल का रेट कैलकुलेट कर लें। तो अगर आपको सवाल में ओवरड्राफ्ट दिया हुआ और उसकी लिमिट दी तो वो बिल्कुल बेकार चीज है, इग्नोर। उसका एवरेज बैलेंस दिया हुआ तो आपने इसकी ट्रीटमेंट वो करनी है जो जनरल लोन के सवालों में लोन अमाउंट के साथ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अभी पिछले सवाल में क्या ट्रीटमेंट किया? हाँ जी,
कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए यहां लिखा, फिर इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स चाहिए थे, तो इसको इस रेट से मल्टीप्लाई किया। तो जनरल बोरिंग के सवाल में जो जो सलूक आप लोन अमाउंट के साथ करते हैं, ओवरड्राफ्ट का सवाल हुआ तो किस अमाउंट के साथ वो सलूक करेंगे? एवरेज बैलेंस के साथ। अब तक हमने जनरल बोरिंग्स के सवाल के लिए जो जो लोन अमाउंट के साथ सलूक सीखा है वो इस एवरेज बैलेंस के साथ होगा। आपको हो सकता है सवाल में ओवरड्राफ्ट का ईयर एंड का बैलेंस दिया हो। ये हमारे सिर्फ तब काम का है अगर क्वेश्चन में एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं तो। इनका बस सिर्फ इतना काम है और कोई काम नहीं है ईयर एंड बैलेंस का। अगर एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड हैं तो फिर इसको हम क्लोजिंग बैलेंस में शो कर देंगे, बस और कोई काम नहीं है।
ये लिखा। अच्छा, अब एक सवाल लिखें जो जनरल बोरिंग की एक बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन है। ये FAR 2 में, FAR 1 में नहीं, FAR 2 में एक दफा एक छोटी सी एडजस्टमेंट टेस्ट हुई थी। हो सकता है आपसे टेस्ट हो जाए, हो सकता है। तो एहतियातन सिर्फ एक चीज करा रहा हूं जो मैं आपको एक सवाल से ही सिखा देता हूं, बस ज्यादा दिल पे नहीं लेना उस सवाल को अगर ना समझ आए तो। उसके अलावा जनरल बोरिंग डन। फिर एक छोटा सा सवाल करा के फिर मैं आपको जितना आज तक सिखाया उसके लिए भी और जो आगे चलाना है उसके भी लिए ना बहुत सारे एग्जाम नोट्स लिखवाता हूं। सवाल लिखिए। ये जो अब मैं काम कराने लगा हूं ना, ये बड़ी स्पेसिफिक सी सिचुएशन है और वो सवाल की वर्डिंग से आपको अंदाजा हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और एंड तो आप अपनी मर्जी से लिख ही सकते हैं। फर्स्ट स्टार्ट कब है? 1 जनवरी 24 और एंड 31 अक्टूबर 24 और सस्पेंशन भी अगस्त। Expenditure on asset were incurred evenly throughout the period. Expenditure on asset were incurred evenly throughout the period. ये नई चीज है जो इससे पहले सालों में नहीं थी। ये बड़ी स्पेसिफिक चीज है, बड़ी स्पेशल सी चीज है जिसका इस सवाल का ही सोल्यूशन से उसका हल सिखाऊंगा। इवनली क्या कहा? इवनली थ्रू आउट द पीरियड एज फॉलोज। अब एज फॉलोज ये है, जनवरी से मार्च और अच्छा सस्पेंशन ऐसा करें अगस्त नहीं जुलाई कर लें। वो फिर मैंने अगस्त को बॉर्डर लेना है तो जुलाई कर लें, अगस्त की जगह जुलाई। अप्रैल से अगस्त तक और सितंबर और अक्टूबर। इसका मतलब है ये जो 3 महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों में खर्चा हुआ 18 मिलियन। ये 18 मिलियन किस दिन खर्च हुआ? इवनली का मतलब होता है कि 18 मिलियन 3 महीने में, यानी हर महीने में 6 मिलियन, और हर महीने में 6 मिलियन का मतलब है हर रोज 2 लाख या 20,000 जो भी बनता है। तो इवनली का मतलब होता है ओवर द पीरियड हर दिन बराबर, यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम खुद काम करवा रहे हैं, रोजाना खर्चा कर रहे हैं। ये इवनली का मतलब होता है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इनमें 20 मिलियन खर्च हुआ और सितंबर और अक्टूबर के महीने में 12 मिलियन खर्च हुआ। ये अब एक डिफरेंट चीज आ गई पिछले सवालों से कि मैंने आपको खर्चे डेट की बजाय पीरियड के बता दिए।
कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय जनरल बोरिंग, कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय जनरल बोरिंग, और कैपिटलाइजेशन रेट है 15%, कैपिटलाइजेशन रेट 15% है। मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। टोटल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा आया है जी? 50 मिलियन। इसमें मिला लेते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। अब अगर रोजाना खर्चा हो रहा है तो पहले हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में पेमेंट की डेट लिखते थे ना, कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो अब तो हम अगर पेमेंट की डेट लिखेंगे तो वो तो हर रोज खर्चा हो रहा होगा, तो वो तो 300 लाइनें चाहिए। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने दिया था बैंक ओवरड्राफ्ट में, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें हम लोग रेट एवरेज के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, एवरेज कैसे होगा वो आपको इस टेबल से सिखाता हूं। वैसा सा टेबल है, एक कॉलम उसमें और ऐड हो जाएगा। जो हम लोग टेबल बनाते हैं ना इंटरेस्ट कॉस्ट का, वही टेबल है, एक उसमें कॉलम ऐड करने लगा हूं मैं। कैश फ्लो, क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो, यहां बीच में मैं एक कॉलम लिखूंगा और महीने और इंटरेस्ट जो कि 15%। ये जो बीच में कॉलम है ना, ये कहलाएगा एवरेज क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो, यानी इसका एवरेज। बाकी कॉलम्स वही हैं, इसका एवरेज करता हूं। कैसे एवरेज? अब यहां डेट तो नहीं है ना, यहां तो पीरियड है, तो डेट की जगह हम यहां जनवरी डैश मार्च, अप्रैल डैश अगस्त, सितंबर डैश अक्टूबर।
कैश फ्लो कितना 18 क्यूमुलेटिव 18, इधर 20 38, इधर 12 50। ये पहले वाले में कितने महीने हैं 3 महीने हैं। लाल वाले कितने महीने हैं 5 हैं, लेकिन एक सस्पेंशन है तो 4। हरे वाले कितने महीने हैं 2। पहले सवालों में हम लगाया करते थे इसके ऊपर रेट, अब ये मैंने पीरियड लिखा हुआ है, हर रोज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एग्जाम का हल ये है कि इसका एवरेज कर लें। एवरेज करने का मतलब ये है कि जिस पीरियड का, ये नीली वाली लाइन जिस पीरियड की है, उस पीरियड के यानी जनवरी मार्च, इस पीरियड के शुरू में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितने थे। इस पीरियड के शुरू में 0 थे, 0 थे ना, शुरू स्टार्ट था बिल्कुल। और इस पीरियड के एंड पे कितने, तो 0 और 18 का एवरेज, 0 प्लस 18 का एवरेज 9। ये जो लाल वाला 4 महीने का पीरियड है, 4 महीने 5 महीने जो भी है, 4 महीने वाला जो पीरियड है ये लाल वाला, इस पीरियड के शुरू में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितने थे 18, एंड पे कितने हैं, तो इसका एवरेज 18 और 38 का एवरेज 28। हरे वाले जो 2 महीने का पीरियड है, उस 2 महीने के शुरू में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितने थे 38, एंड पे कितने हैं 50 44, इन पे लगेगा इंटरेस्ट। ये बहुत स्पेशल सिचुएशन है जहां पर जनरल बोरिंग में आपको खर्चे बताए हों और वो इवनली थ्रू आउट द पीरियड हो, ये वहां लगेगा काम। क्या क्यूमुलेटिव कैश फ्लो के साथ एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, अब इस पे 9 मिलियन 15% 3/12 0.27, 28 मिलियन 15% 4/12 1.4, 44 मिलियन 15% 2/12 1। किधर नीला वाला 0.34, ये लाल और हरा ठीक है 2.84। जी इस पे बताएं, कुछ पूछना है तो। अच्छा, अब बहुत सारे आपको ना नोट्स लिखवाता हूँ, कोई उर्दू में बताऊंगा, कोई इंग्लिश में बताऊंगा, बस लिखते जाए। मैं बहुत सारे एग्जाम नोट्स बता रहा हूँ, कुछ सबके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, जो होंगे सिर्फ स्पेसिफिक के लिए वो कह दूंगा, सिर्फ स्पेसिफिक के लिए एग्जाम नोट्स लिखे हैं बहुत सारे।
हाँ जी बोलूं? पहली बात ये लिख लें, ये मैंने पहले भी बताया था लेकिन तब भी कहा था, बाद में लिखवा दूंगा। पहला नोट ये लिख लें कि जब तक कोई लोन वापस करने का सवाल में नहीं बताया तब तक वो वापस नहीं किया। किसी लोन के बारे में क्वेश्चन में जब तक वापस करने का नहीं कहा तब तक वो नहीं किया वापस। अगला पॉइंट, अच्छा ये बात भी पहले हो चुकी, समझा चुका, लेकिन फिर भी मैं अलग से पॉइंट लिखवा रहा हूं ताकि इस पे मैं एम्फेसाइज ज्यादा कर सकूं। एसेट की कॉस्ट में से सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट इनकम लेस होती है जो स्पेसिफिक लोन के पैसों पे कमाई गई है। ये बात आपको अभी शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन कल परसों में जब मैंने मल्टीपल सोर्सेज के सवाल कराने हैं तो ये बात और बेहतर समझ आ जाएगी। दोबारा बताता हूं, एसेट की कॉस्ट में से हम जो इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करते हैं वो कौन सी वाली फिगर है? जो स्पेसिफिक लोन के पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे, सरप्लस फंड्स, और वहां से जो कमाया था। यानी अगर हमारी जद्दी पुश्ती जायदादें चल रही हैं, वहां से हम बहुत कमा रहे हैं, सारा कुछ इस पे से लेस कर लिया करेंगे। फिर सिर्फ जो स्पेसिफिक लोन लिया है उसमें से जो बचे हुए पैसे इन्वेस्टेड हैं उन पे कमाई हुई इन्वेस्टमेंट इनकम एसेट में से लेस होती है। दोबारा देखें, अगर अपने साथ वाले को देख के समझेंगे कि वो ज्यादा काबिल है, उसने सही लिखा होगा, खुद सोचें, खुद लिखें। अगर एसेट की कॉस्ट निकाल के हम इन्वेस्टमेंट इनकम लेस कर रहे हैं तो ये सिर्फ वो फिगर है जो स्पेसिफिक लोन के बचे हुए पैसों पे कमाई गई है, वो है सिर्फ जो एसेट की कॉस्ट में से लेस होनी है। तो और कौन सी हो सकती है फिर? है और कौन सी है फिर इसके अलावा? बिजनेस के पास बहुत सारे पैसे बचे हुए हो सकते हैं, 50 जगह इन्वेस्ट हुए हो सकते हैं, वहां से भी बिजनेस कुछ ना कुछ कमा रहा होगा, तो सारा कुछ नहीं यहां से लेस करना। नहीं समझ आ रही बात? एसेट की कॉस्ट में से जो इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करनी है वो सिर्फ वो है जो उस एसेट के स्पेसिफिक लोन के बचे हुए पैसों पे कमाई थी। लिखा? चलें अगला पॉइंट लिखें। ये भी मैं पहले बता चुका हूं, अगर पहले लिख लिया हुआ है तो बेशक ना लिखें दोबारा। अगर सस्पेंशन का रीजन सवाल में नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो एबनॉर्मल होती है। अगर पहले लिखा हुआ है कहीं तो फिर ना लिखें बेशक दोबारा। अगला पॉइंट लिखें। जनरल बोरिंग का सवाल है, जनरल बोरिंग का, और एसेट पे कोई ऐसा खर्चा हुआ है जो IAS 16 के मुताबिक कॉस्ट में आना नहीं बनता था। जैसे वो एबनॉर्मल खर्चे होते थे ना, हमारी नाअहली की वजह से, डिजाइन फॉल्टी था, मटेरियल हमारी गलती की वजह से जाया हो गया, तो ये चीजें IAS 16 में बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होती हैं? नहीं, लेकिन खर्चा तो हो रहा होगा, पैसे तो पे कर रहे होंगे, तो वो फिर ये इंटरेस्ट कॉस्ट की वर्किंग में एज अ कैश फ्लो लें? क्यों नहीं? जब हम उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं मान रहे, जब वो एक्सपेंडिचर ऑन एसेट ही नहीं है,
तो उसको फिर हम इस वर्किंग में क्यों लिखें, लंबी होगी बात। जनरल बोरिंग का सवाल कर रहे हैं, कोई ऐसा खर्चा जो IS 16 के मुताबिक एसेट की कॉस्ट में आना नहीं बनता, फॉर एग्जांपल कोई एबनॉर्मल खर्चा है, तो उसको फिर हम इस वर्किंग में एज अ कैश फ्लो भी नहीं लिखेंगे। जनरल बोरिंग का सवाल कर रहे हैं, और कोई ऐसा खर्चा जो IS 16 के मुताबिक एसेट की कॉस्ट में आना नहीं बनता, फॉर एग्जांपल कोई एबनॉर्मल कॉस्ट, तो उस खर्चे को एज अ कैश फ्लो हम इस वर्किंग में नहीं लेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट वाली वर्किंग में नहीं लेंगे। लिख लिया, कुछ लिख भी रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें। ये जो मैं एक दो नाम बोलूंगा ना, ये एक चैप्टर हमने पढ़ना है आगे। वैसे तो आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में शायद सुना हो, ऑर्डिनरी शेयर्स और, हाँ, तो ये आगे चैप्टर में मैंने सिखा देना है, अभी बस लिख लेंगे इस बात को। अगर हम इस एसेट के लिए, ये जो हम एसेट बना रहे हैं, पैसा रेज कर रहे हैं बाय इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, तो ये ओनर्स का पैसा होता है, ये बोरोइंग नहीं है। दोबारा, हम इस एसेट के लिए जो पैसा रेज कर रहे हैं, मतलब हमें पैसा चाहिए तो लोन भी ले सकते हैं, ओनर से भी कह सकते हैं और पैसा डालो। तो अगर हम पैसा रेज कर रहे हैं बाय इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, या इशू ऑफ राइट शेयर्स का वर्ड भी हो सकता है, इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स या इशू ऑफ राइट शेयर्स, इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स या इशू ऑफ राइट शेयर्स, तो इससे जो पैसा आ रहा है वो बोरोइंग नहीं है, वो ओनर्स का पैसा है, बोरोइंग नहीं है वो। अगला नोट लिखें, ये अगले चैप्टर में समझाऊंगा क्या होती है, क्योंकि पहले मैं ज़बानी जिक्र कर चुका इसलिए बता रहा हूं। अगला नोट, गवर्नमेंट ग्रांट से आया पैसा भी बोरोइंग नहीं होती। गवर्नमेंट ग्रांट से जो पैसा आया है वो भी बोरोइंग नहीं है। चलिए एक और लिख लें, कल फिर इंशाल्लाह इन सबकी प्रैक्टिस भी कराता हूं। और आप में से आधे लोगों ने लेक्चर ही पूरे नहीं लिए, तो मैंने होमवर्क क्या देना है आपको। एक और लिख लें, वो मैं समझा देता हूं आपको। सवाल में ना ऐसा होगा, मतलब कल से जो सवाल कराऊंगा, जिसमें कुछ अपने पैसे भी संभाल के रखे होंगे, या ये कह लें कि ओनर्स ने भी पैसा दिया होगा, और जनरल बोरिंग भी हो सकती है, और स्पेसिफिक बोरिंग भी हो सकती है, यानी मल्टीपल सोर्सेज हैं। तो अब जब एसेट पे किया जा रहा होगा खर्चा, तो वो खर्चा अपने पैसों से करें या स्पेसिफिक लोन से करें या जनरल बोरिंग से करें, कहां से करें, सब कुछ है सवाल में।
सवाल वाला बताएगा। ये नोट नंबर क्या लिख रहे हैं हम? 7। इफ मल्टीपल sources of finance are given in question, then expenditure on asset will be made from available sources as follows. अगर सवाल में गाइडेंस दिया, यानी सवाल में कहा हुआ है कि 18 मिलियन कहां से खर्च किया, 20 कहां से खर्च किया, अगर सवाल में बताया हुआ तो जैसे कहा है वैसे ही करें। फिर जैसे सवाल में कहा है वैसे करें। लेकिन अगर सवाल में कोई गाइडेंस नहीं है तो फिर आपने यूज करना है पहले अपना पैसा, फिर स्पेसिफिक लोन, फिर जनरल। पहले अपना पैसा, फिर स्पेसिफिक लोन का पैसा, फिर जनरल लोन। और एक आखिरी नोट और लिख लें कि बैंक ओवरड्राफ्ट और रनिंग फाइनेंस ये हमेशा जनरल बोरिंग ही होता है, जबकि बाकी लोन सवाल की वर्डिंग से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो जनरल है कि स्पेसिफिक है। दोबारा, बैंक ओवरड्राफ्ट और रनिंग फाइनेंस ये हमेशा जनरल ही है, जनरल बोरिंग, जबकि जो बाकी नामों वाले लोन है, बाकी नामों वाले लोन वो जो पहले दिन बताए थे, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, डिवेंचर, वो सब स्पेसिफिक है या जनरल है, ये सवाल की वर्डिंग से अंदाजा लगाना पड़ेगा। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।